नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी, आ रहे प्रधान किसे मिलेगी कमान। जी हां, बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इस सवाल के जवाब का इंतजार तो खुद बीजेपी के नेताओं को है। लेकिन यह इंतजार अब मंगलवार यानी 1 जुलाई को खत्म होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। मंगलवार को धर्मेंद्र प्रधान भी भोपाल आ रहे हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। लेकिन सवाल यह है कि इस बार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनने के लिए किस फार्मूले का चुनाव करेगी। क्या 2028 से 2029 के समीकरणों को भी ध्यान में रखा जाएगा? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। एक जुलाई को भोपाल आ रहे धर्मेंद्र प्रधान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की किसे मिलेगी कमान। मध्य प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर 2 जुलाई तक साफ हो जाएगी। बीजेपी ने अधिसूचना जारी कर दी है। 1 जुलाई को उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। वहीं निर्वाचन की औपचारिक घोषणा बुधवार को होगी। लिहाजा मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव अधिकारी धर्मेंद्र प्रधान भी 1 जुलाई को भोपाल आ रहे हैं। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष को तय करने की कवायद पार्टी में कई महीनों से चल रही है। इस पर जल्द फैसला न होने के कई कारण भी बताए गए। खैर, अब ये तस्वीर साफ हो गई है। बस अब 2 दिन में प्रदेश बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। अधिसूचना जारी हुई है। मतदाता सूची का भी प्रकाशन हम लोगों ने कर दिया है। नामांकन पत्र जारी करने का समय कल शाम 6:30 से 6:30 बजे तक होगा। नामांकन पत्रों की जांच कल ही शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक करेंगे। नामांकन पत्र वापसी लेने का समय कल शाम 7:30 से 8 बजे तक होगा। नामांकन पत्रों की अंतिम सूची की घोषणा रात्रि 8:30 बजे होगी। चुनाव और तिथि 2 तारीख को रहेगी, प्रातः 11 से 2 बजे तक। मतों की गिनती और परिणाम की घोषणा 2 बजे। अब बीजेपी किस आधार पर नए अध्यक्ष को चुनेगी? क्या आदिवासी चेहरे को ये जिम्मेदारी मिलेगी या महिला को प्रदेश बीजेपी की कमान सौंपी जाएगी? ये भी सवाल है। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष की दौड़ में जिन नेताओं के नाम चल रहे हैं, उनमें हेमंत खंडेलवाल, अरविंद भदौरिया, अर्चना चिटनिस, कविता पाटीदार के नाम शामिल है। तो आदिवासी वर्ग से सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम भी चल रहा है। इधर अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य के नाम की भी चर्चा है। हालांकि बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव में हो रही देरी को कांग्रेस अलग नजरिए से देख रही है। देखिए, जहां तक प्रश्न भारतीय जनता पार्टी का है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में योग्यता एक पैमाना होती थी। अभी अटल जी की भाजपा नहीं है, यहाँ पर्ची से अयोग्य लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो एक दिन पर्ची आएगी, संभवतः धर्मेंद्र प्रधान जी की जेब में रखी होगी। वो आएंगे और बताएंगे मध्य प्रदेश का नया मुखिया कौन है भारतीय जनता पार्टी का। ऐसी एक पर्ची मोदी जी और अमित शाह जी दिल्ली में पकड़ा देंगे और इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष तय हो जाएगा। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग, जिनकी संविधान में आस्था नहीं है, उनकी खुद के पार्टी के संविधान में क्या आस्था होगी? कुल मिलाकर बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इस पर सस्पेंस खत्म होने जा रहा है। लेकिन अहम सवाल ये है कि किसे पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी, बीजेपी किस समीकरण को आगे रखेगी और क्या ये नए समीकरण 2028 के चुनाव को ध्यान में रखकर तय किए गए होंगे। खैर, अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन बीजेपी को चौंकाने में महारत हासिल है। लिहाजा इस बार वो क्या फैसला लेती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार चंद्रकांत नायडू और हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। नायडू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुन पा रहे हैं आप मुझे? नायडू जी, नायडू जी से अभी संपर्क नहीं हो पाया है। हम उनको चर्चा में कुछ देर में जुड़ने वाले हैं। वो मनोज जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। एक सवाल था, कब मिलेगा नया अध्यक्ष? इसका जवाब तो आ ही गया है, नया अध्यक्ष कल मिल जाएगा, परसों हो सकता है औपचारिक घोषणा हो जाए, कल ही हो जाए। लेकिन कौन होगा, ये सवाल अब भी बना हुआ है। आपको क्या लगता है, कौन होगा
नया अध्यक्ष और किस फार्मूले के तहत बीजेपी चुनने जा रही? देखिए ब्रजेश जी, जो पिछले जो 11 साल की नई बीजेपी है मोदी शाह की, उसमें कोई भी कयास लगाना बेमानी साबित हो सकता है, क्योंकि इसके पहले हम कई उदाहरण दे चुके हैं। इसी मध्य प्रदेश में हमने देखा था कि जब डॉक्टर मोहन यादव की मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी हुई थी कि तब हमने देखा था, या दीगर राज्यों की बात कर लें हम, तो अब ये तो जो सबसे बड़ा सवाल आपने कहा था कि कब होगा, ये तमाम सारे बीजेपी कार्यकर्ताओं को इसका जवाब चाहिए था। वो जवाब मिल गया है कि 2 तारीख को 2 बजे तक नया अध्यक्ष मिल जाएगा। लेकिन जो लाख टके का सवाल है वो अब भी बना हुआ है कि वो अध्यक्ष कौन होगा, कि बीजेपी किस फार्मूले पर जाएगी। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान से लेकर डॉक्टर मोहन यादव तक का हम देखें तो कभी कैलाश जोशी की हम बात कर लें, हम प्रभात झा की बात कर लें, नरेंद्र सिंह तोमर हो, राकेश सिंह हो, तो ऐसा वीडी शर्मा हो, तो ये मानकर चल सकते हैं हम कि जो कयास लगाए सकते हैं कि हो सकता है कि वो ब्राह्मण हो सकता है या कोई ठाकुर हो सकता है। क्योंकि लगातार बीजेपी ने जो है ओबीसी मुख्यमंत्री दिए हैं, चाहे वो उमा भारती हो, बाबूलाल गौर हो, 4 बार शिवराज सिंह चौहान हो, या डॉक्टर मोहन यादव हो। अगर हम क्षेत्र वाइज बात करें तो मालवा को पर्याप्त रूप में प्रतिनिधित्व मिला अध्यक्षों के रूप में। अगर हम बात करें कि ग्वालियर चंबल को, तो मौजूदा अध्यक्ष हैं वो भी वहीं से आते हैं, वीडी शर्मा। लेकिन अभी हमने देखा कि बुंदेल जो कि अभी तक कोई अध्यक्ष नहीं मिला है। मनोज जी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, कट कट कर आ रही, कुछ मुझे लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। मेरी आ रही है आवाज? जी आ रही है आपकी आवाज। ठीक। नायडू जी, हाँ जी। मनोज जी कह रहे थे कि अब तक बीजेपी चौंकाती रही है, निश्चित तौर पर चौंकाती रही है, लेकिन क्या आपको लगता है पिछले हम जिन अध्यक्षों की बात कर रहे हैं, जिनका वो जिक्र कर रहे थे, वो अध्यक्ष के इस आधार पर चुने गए थे या उनका चयन हुआ था कि वो क्षेत्रीय संतुलन रखेंगे, जातीय संतुलन रखेंगे? तो क्या आपको लगता है इस बार वो सब चीजें ध्यान में रखी जाएंगी और 2028 और 29 को ध्यान में रखकर बीजेपी निर्णय लेगी इस बार कौन होगा नया अध्यक्ष? बहुत ही स्वाभाविक है। चुनाव के पहले थोड़ी तैयारी तो करनी होगी, 2-1 साल तक का समय रहता है। जी। और सारे ही समीकरण एक बार में देखे जाएंगे और ये संभव है कि नए सिरे से इस बार अध्ययन किया जाएगा इस बारे में कि किस समीकरण को इस वक्त में लागू किया जा सकता है। मुझे लगता है कि इस बार हालांकि बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले में इस मामले में काफी आगे रही है। अध्यक्ष को चुनाव ले लीजिएगा, संस्थागत सभी चुनावों को ले लीजिएगा, और कुल मिला के व्यवस्था काफी ठीक ठाक रही है। लेकिन ये बात जरूर है कि अब चूंकि संस्था जो पार्टी जो है वो सत्ता में है, तो काफी दिक्कत तो होती है। अनेक चीजें एक बार में ध्यान रखनी होंगी और देखना होगा। सभी की दिलचस्पी इसी में बनी रहेगी कि कैसे कुल मिला के चुनाव प्रक्रिया होती है। तो क्या नायडू जी आपको लगता है कि अध्यक्ष बहुत कुछ निर्भर करता है जीत हार के लिए, मतलब समीकरण साधने के लिए? रणनीति में तो निश्चित तौर पर करता है, बीजेपी में तो तमाम लोग रणनीति बनाते हैं, अध्यक्ष एक चेहरा होता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस आधार पर चयन होगा कि अध्यक्ष की वजह से कुछ सीटों में इजाफा हो सकता है? ये संभावना इस तरह की तो मुझे बहुत ज्यादा नजर नहीं आती, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि ये पता लगता रहना चाहिए कि संस्था जो कांग्रेस पार्टी बीजेपी जो है वो अपने आप में काफी ऑर्गेनाइज्ड है और बेहतर ढंग से काम कर रही है। क्योंकि ये आखिर वोटर्स को इस बात का एहसास तो होते रहना चाहिए कि भाई पार्टी जो है और ना सिर्फ सत्ता में रहते हुए ठीक से काम कर रही है, वैसे भी हमेशा पार्टी में सभी तरह से लोग तालमेल के साथ में काम करते हैं। तो बीजेपी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पार्टी तालमेल के साथ में काम करती रहे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अध्यक्ष जो है वो बगैर किसी समस्या के नियुक्त हो जाए और पार्टी का संदेश इस तरह से पहुंचे कि भाई पार्टी पूरी तरह से इकट्ठा है, एक है। तो मनोज जी ये बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी कि पार्टी एक है, यानी माना जा रहा है चुनाव
की अधिसूचना भले ही जारी हो गई हो, चुनाव नहीं होगा, सर्वसम्मति से कोई अध्यक्ष चुन लिया जाएगा और सर्वसम्मति से कौन अध्यक्ष होगा जो खासकर सरकार से, सत्ता से समन्वय बना ले, तमाम नेताओं से समन्वय बना ले, तो ऐसा व्यक्ति कौन देख रहे हैं आप? देखिए ब्रजेश जी, अभी तक जो हमने देखा है कि बीजेपी एक ऐसा संगठन है कि जो कोई भी उसको शीर्ष पे बिठा दिया जाए, उसको एक इसका सिस्टम बना हुआ है कि वो सिस्टम में रच बस जाता है। तो ये कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं कि कौन बनता है, लेकिन सवाल ये है कि वो पार्टी को फिर आगे कैसे ले जाता है। क्योंकि अतीत के हमने जितने अध्यक्ष देखे हैं पिछले कई सालों के, तो आप देखिए हर एक के खाते में एक ना एक उपलब्धि है। राकेश सिंह को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि 2018 के चुनावों के पहले जब उनको अध्यक्ष बनाया गया था नंद कुमार सिंह चौहान को हटाकर, तब उम्मीद की जा रही थी कि वो पार्टी को आगे ले जाएंगे, लेकिन हुआ ये कि बीजेपी बहुमत से पिछड़ गई और दूसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई थी। तो अब सवाल ये है कि अब किसको अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन बीजेपी के साथ प्लस पॉइंट एक ये है कि वो एक चांस उनके पास फिर भी रहेगा। जो आपने जिक्र किया 28-29, तो मुझे लगता है जो अध्यक्ष बनेगा 25 में, तो हो सकता है अगर वो अध्यक्ष ने अपने कामकाज जिस प्रकार से जो पार्टी ने उम्मीद की वैसा अगर चला, तो हो सकता है कि उसके नेतृत्व में पार्टी विधानसभा चुनाव में आगे जाए और फिर लोकसभा चुनाव में। लेकिन अगर ये लगता पार्टी को कि वो अध्यक्ष उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, तो हमने देखा राकेश सिंह को बदला गया है, हमने देखा नंद कुमार सिंह चौहान को बदला गया है, हमने देखा प्रभात झा को कहा आश्वासन मिला था कि उनको दूसरी टर्म मिलेगा अध्यक्ष के रूप में, लेकिन अचानक अगले दिन पोखरण होता है और नरेंद्र सिंह तोमर की ताजपोशी हो जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो अध्यक्ष कौन होगा से महत्वपूर्ण है कि वो क्या सबको साथ लेकर चलेगा। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम समीकरण देखें कि बार बार ये कहा जा रहा था कि हेमंत खंडेलवाल का नाम सबसे आगे, लेकिन उनको लेकर बीजेपी के अंदर खाने दो फाड़ हैं। एक बड़ा वर्ग नहीं चाहता है कि हेमंत खंडेलवाल अध्यक्ष बने, क्योंकि उनको लगता है कि और भी कई ऐसे योग्य लोग हैं जो इस दौड़ में शामिल हैं, जो आपने जो पैकेज में जिक्र किया, जो हम तमाम सारे नाम समय समय पर चला रहे हैं। लेकिन क्या इन 4 महीनों में ऐसे अंदर खाने सहमति बन गई है कि हेमंत खंडेलवाल के नाम पर सब लोग सहमत हो गए हैं? और जो आपने नायडू जी से भी पूछा था कि वो अध्यक्ष क्या सीटें बढ़ा सकता है, तो मुझे लगता है या तो अध्यक्ष ऐसा हो कि उसकी कोई जातिगत समीकरण ऐसा हो कि वो अपनी समाज का वोट एक मुश्त पार्टी को दिला सके, या उसके क्षेत्र में उसकी उतनी पकड़ हो कि वो अपने साथ साथ 8-10 की जो 8-10-15 सीटें उस पर प्रभाव डाल सके। तो मुझे लगता है हाल के वर्षों में तो ऐसा अध्यक्ष बीजेपी को कोई भी नहीं मिला है। अध्यक्ष बनने के बाद जरूर उन्होंने करिश्मा दिखाया, पार्टी की सीटें बढ़ाने में योगदान दिया है, लेकिन उसमें भी एक बड़ा योगदान पार्टी की रणनीति और उसके कार्यकर्ताओं का था। तो मुझे लगता है कि दोनों चीजों पर पार्टी की नजर होगी। और तीसरा, जहां तक समीकरण की बात है, ग्वालियर चंबल हमेशा से बीजेपी की दुखती रग रहा है। खासतौर से अगर 2 चुनाव की बात करें, 18 में अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो ग्वालियर चंबल का बड़ा योगदान था, और 23 में बीजेपी की सरकार को बम्पर बहुमत मिला, लेकिन वो सीटें और बढ़ सकती थी। लेकिन ग्वालियर चंबल में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ। लोकसभा में आप देखिए बीजेपी की सीटें 29 की 29 जीती, और जीत का मार्जिन आप देखिए। लेकिन अगर हम भिंड, मुरैना और ग्वालियर सीटों की बात करें लोकसभा की, तो मार्जिन ऐसा रहा कि कई बार लगा कि बीजेपी को शायद वो हार ना जाए। तो मुझे लगता है कि और अभी जो आंदोलन चल रहा है अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर, जिस प्रकार से बीजेपी संविधान को लेकर आक्रामक है और कांग्रेस सब संविधान विरोधी होने का आरोप लगा रही है, दलित विरोधी होने का आरोप लगा रही है, तो हो सकता है कि बीडी शर्मा के बाद अगला अध्यक्ष है वो भी ग्वालियर चंबल से मिल सकता है, वो लाल सिंह आर भी हो सकते हैं। लेकिन जहां तक आदिवासियों की बात करें, जो आपने भी कहा कि सुमेर सिंह सोलंकी, लेकिन सुमेर सिंह का नाम कई बार चर्चा में आया, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पद के लिए भी उनका नाम चर्चा में आया, लेकिन उनको संगठन का अनुभव नहीं है। संघ से जुड़े हुए प्रोफेसर रहे हैं। अगर हम गजेंद्र सिंह पटेल की बात करें, उनको भी संगठन का कोई अनुभव नहीं है। बीडी शर्मा को जब बनाया गया था उनके साथ संगठन का अनुभव था, लेकिन ये चीज अगर हम बात करें तो राकेश सिंह के संग नहीं था। ये हम बात करें तो जो दूसरे पहले अध्यक्ष रहे उनके साथ नहीं था। लेकिन चूंकि पार्टी का सिस्टम ऐसा है कि अगर आप किसी को अध्यक्ष बना देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज की तारीख में जो परिस्थिति है मध्य प्रदेश की, वहां बीजेपी चाहेगी कि ऐसा संगठन के रूप में ऐसे नेता को लाए जाए जो शक्ति के 2 केंद्र ना बने, यानी वो अध्यक्ष ऐसा बने कि जिसके बनने के बाद ये चर्चा ना चल पाए कि ये अगला अध्यक्ष होगा, ये अगला अध्यक्ष है, वो अगला मुख्यमंत्री होगा। लेकिन हम देखते हैं नायडू जी कि जब जो भी अध्यक्ष बनता है वो एक तरह से स्वाभाविक दौड़ में शामिल हो जाता है कि वो भी मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार है। लेकिन जो मनोज जी कह रहे हैं, ग्वालियर चंबल जो क्षेत्र है वो दुखती रग है, लेकिन जो शक्ति केंद्र की बात हो रही, क्या आपको लगता है कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र से एक और शक्ति केंद्र खड़ा करने की कोशिश करेंगे? नरेंद्र सिंह तोमर पहले से हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए हैं, तो नया शक्ति केंद्र बनाने की कोशिश की जाएगी?
देखिए, एक चीज तो है कि पार्टी में अब थोड़ा बहुत मतभेद जो है वो खासतौर से ग्वालियर चंबल इलाके से ज्यादा दिखाई देता है। और दूसरी चीज ये भी है कि अगर मान लीजिए उस इलाके से कोई अध्यक्ष आता भी है, उसकी स्वीकार्यता पूरे प्रदेश में नहीं है, तब भी अपने आप में एक समस्या बन सकती है। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कुल मिला के ऐसा लगता है कि स्वीकार्यता जो है वो सबसे बड़ा पैमाना होगा। और खासतौर से ऐसे समय में जब इलेक्शन की तैयारी भी चल रही होगी और पार्टी के संगठन को दोबारा से एक मर्तबा जनता के बीच में इस तरह से प्रस्तुत करना है जिसमें उसकी स्वीकार्यता सबको महसूस हो और सब लोग उस चीज को, क्योंकि अभी चुनावी दंगल से पहले बहुत सारी चीजें जो हैं वो करनी होती हैं, उसमें खासतौर से संगठन की व्यवस्था जो है वो बहुत मायने रखती है। और खासतौर से अभी मतलब क्योंकि उथल पुथल कांग्रेस में भी मची हुई है, वो बीजेपी में किसी भी तरह से कहिए कम से कम इस मामले में थोड़ा बहुत एकता नजर आती है। हालांकि अभी जैसे आपने पहले भी कहा और मनोज जी ने भी कहा कि अभी जो पार्टी में अंदर उथल पुथल चल रही है उसको हम लोग यहाँ से नहीं बैठ के आंक सकते। जो कुछ होगा वो उस वक्त में ही होगा जब चुनाव की तारीख डिक्लेयर, अगर मान लीजिए अपने आप में चुनाव, खैर तारीख तो डिक्लेयर होगी, लेकिन अगर ये होता है कि सब सर्वसम्मति से चुनाव होता है तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मनोज जी, ये तो तय है ना कि सर्वसम्मति से ही चयन होगा, क्योंकि इतने लंबे समय से जो प्रक्रिया चल रही थी, जो हमने प्रेशर पॉलिटिक्स भी देखी है कि राजधानी से लेकर पूर्व प्रदेश में, दिल्ली तक में, और अभी भी कहा जा रहा था कि किस तरह से संघ के एक नेता वहाँ डेरा डाले हुए, तो मतलब नाम तो लगभग तय हो गया, सिर्फ खुलासा होना है। और फिर यदि नाम तय हो गया तो जो आप कह रहे थे हेमंत खंडेलवाल, तो हेमंत खंडेलवाल क्यों नहीं? बिल्कुल दोनों चीजें ब्रजेश। देखिए, हेमंत खंडेलवाल क्यों नहीं, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि लो प्रोफाइल है, बीजेपी के कोषाध्यक्ष हैं और तब और सांसद भी रह चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो आपने कहा, अब इलेक्शन नहीं होना, सिलेक्शन हो चुका है, केवल पर्ची खुलना बाकी रह गई। जो हमने पहले देखा था कि जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चयन होना था कि शिवराज सिंह चौहान के बाद कौन, लेकिन उसमें और उसमें आपको नहीं लगता कि अंतर है थोड़ा? वहां पे लोगों को पता नहीं था कि कौन होगा, यहाँ पे यदि सर्वसम्मति बन गई होगी तो बहुत कुछ लोगों को पता होगा कि कौन है। हाँ, ये दोनों निश्चित तौर पर अंतर है। लेकिन जो हमने कहा ना, हम कई बार ये होता है कि हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी चौंकाएगी, लेकिन कई बार होता है कि वो नहीं भी चौंकाती है। महाराष्ट्र इसका उदाहरण है कि देवेंद्र फडणवीस की बात कर लें, हरियाणा इसका उदाहरण है नायब सिंह सैनी। तो ऐसा नहीं कि हर बार पार्टी को चौंकाना ही है, लेकिन ये भी संभव है कि जो हम बात कर रहे हैं कि पार्टी इसके अंदर कोई एक ऐसा नाम लिया है, जैसा मैंने कहा कि इलेक्शन में वक्त रहेगा कि 3 साल के अंतराल में अगर वो अध्यक्ष अपने आप को साबित नहीं कर पाता है तो पार्टी के पास एक विकल्प रहेगा कि चुनावी साल में किसी नए अध्यक्ष की ओर चले जाएं। और एक चर्चा तो ये भी चल रही है कि हो सकता है कि पार्टी वीडी शर्मा को एक और कार्यकाल दे दे, क्योंकि हमने देखा इसके पहले सुंदरलाल पटवा मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे लंबे समय अध्यक्ष रहे, 50 महीने के आसपास, यानी 4.25 साल लगभग अध्यक्ष रहे। 2 पारियों में अगर बात करें तो 86 महीने वो अध्यक्ष रहे। वीडी शर्मा को भी 63 महीने हो गए, लगभग 5.25 साल हो गए। लेकिन इसकी संभावना इसलिए नहीं दिखी है क्योंकि फिर एक और कार्यकाल का मतलब होगा कि एक ही अध्यक्ष को आप 8.25 साल लगातार रख रहे हैं, तो फिर चुनावी साल में आप उसके साथ जाएंगे तो 9 साल का कार्यकाल हो जाएगा। तो इसकी संभावना कम है। लेकिन इतना तय जो मैंने आपसे कहा कि ऐसा लो प्रोफाइल नेता को अध्यक्ष बनाया जाएगा जो सत्ता का समानांतर केंद्र बनने का प्रयास ना करे। हालांकि जो आपने नायडू जी ने पूछा था कि जो भी अध्यक्ष बनता है वो सत्ता का स्वाभाविक दावेदार माना जाता है उसको कि ये अगला मुख्यमंत्री हो सकता है, और ऐसा अतीत में कई बार हुआ है। तो स्वाभाविक हो ही जाते हैं ना मनोज जी। यदि एक संगठन का मुखिया है वो शक्ति का केंद्र हो ही गया, एक सरकार का मुखिया है वो शक्ति का केंद्र हो गया। लेकिन हमने देखा ना कि वो हमने देखा है कि जैसे उमा भारती कैलाश जोशी मिलकर चले, अगर शिवराज सिंह चौहान की बात करें हम तो प्रभात झा की जो महत्वाकांक्षाओं से टकराव हुआ, अन्यथा लेकिन शुरुआत में तो मिलकर वो भी चले, लास्ट में हुआ है टकराव। हाँ, वही तो होता क्या है, कई बार जो आपके समर्थक होते हैं वो आपको इतना उत्साहित कर देते हैं कि आपको फिर उसके सपने आने लग जाते हैं। फिर वहां से संगठन और सरकार में जो क्लेश होने लगता है, जिसका खामियाजा कोई भी पार्टी उसको भुगतना पड़ता है, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो। तो मुझे लगता है कि जो भी अध्यक्ष बनेगा उसको दिल्ली से स्पष्ट निर्देश होंगे कि उसकी एक लक्ष्मण रेखा होगी। दूसरी एक बात है जो आपने जिक्र किया, जो नया अध्यक्ष है, देखिए अब वो टकराव एक आदत तो ऐसी खत्म हो गया है कि जो जिलाध्यक्षों का चयन होना था वो पार्टी वीडी शर्मा पहले कर चुके हैं, मंडल स्तर तक की कार्यकारिणियां बन गई हैं,
उसको केवल अपनी टीम बनाना होगी, और उस टीम में भी ये होगा कि क्या वो पुरानी टीम के लोगों को साथ लेकर चलेगा या नई टीम बनाएगा। और उस नई टीम में हो सकता है कि अगर वो सर्वसम्मति का अध्यक्ष होगा तो फिर सबका एडजस्टमेंट हो जाएगा कि एक गुट का एक आदमी महासचिव बन सकता है, उपाध्यक्ष बन सकता है, मीडिया की टीम में शामिल हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इस फार्मूले पर शायद बीजेपी ने विचार कर लिया होगा। अन्यथा हमने कभी नहीं देखा कि किसी एक नाम पर चर्चा चले और 4-5 महीने तक बीजेपी में लिंगर ऑन रहे, तुरंत डिसीजन हो जाते। तो मुझे लगता है इस बार भी ऐसा होगा, क्योंकि हमने देखा है पूर्व में कि जिस प्रकार से नाराजगी की खबरें आई, जिस प्रकार से लामबंदी की खबरें आई, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर नेताओं की भीड़ देखिए आप, या दूसरे नेताओं की लामबंदी देखिए, तो मुझे हो सकता है कि अब देखिए महाकौशल ऐसा क्षेत्र है कि पिछले 3-4 चुनाव से वो बीजेपी का लगातार साथ देता जा रहा है। तो हो सकता है कि नया अध्यक्ष महाकौशल की जगह विंध्य से भी हो सकता है। लेकिन विंध्य से तो पहले ही एक उप मुख्यमंत्री दे चुके हैं ना, वो डिप्टी सीएम है। नहीं, हो सकता है ना कि उन्हीं को बना दिया जाओ और उनसे इस्तीफा ले लिया जाए, ये भी बहुत संभव है, क्योंकि बीजेपी में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि जो उनका काडर है वो लीडर के पीछे खड़ा हो जाता है, और बीजेपी लीडर बनाना जानती है, वो लीडर के पीछे नहीं जाती, वो जिसको बना देती है वो लीडर बन जाता है। बीडी शर्मा को आप देखिए, इसी भोपाल में हमने देखा था कि एक विधानसभा टिकट के लिए पूरे नेता उनके खिलाफ लामबंद हो गए थे, लेकिन जैसे वो अध्यक्ष बने, उन्हीं बीडी शर्मा ने 2023 के चुनाव में 230 टिकट भागते, और उनमें वो नेता भी शामिल थे जो उनका एक टिकट का विरोध कर रहे थे। उन्हीं बीडी शर्मा को पार्टी ने कहां भेजा? खजुराहो। वो रहने वाले कहाँ के थे? मुरैना के थे। छात्र राजनीति उन्होंने भोपाल में की और चुनाव लड़ा खजुराहो से, और बड़े बड़े अंतर से वो चुनाव जीते, दूसरा चुनाव भी बड़े अंतर से जीते। तो बीजेपी लीडर के साथ उनका काडर खड़ा हो जाता है, ये कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस में लीडर को अपना काडर तैयार करना पड़ता है। तो बेसिक अंतर तो है नायडू जी, लेकिन क्या लामबंद हुए जिस तरह से बीजेपी के नेता, तो हमने देखा नहीं है कि बीजेपी इस तरह से लामबंदी से, प्रेशर पॉलिटिक्स से अपने निर्णय बदलती हो। तो क्या आपको लगता है कि अभी जिस तरह से है चल रहा है, एक प्रेशर बनाने की हेमंत खंडेलवाल का नाम आया, कोशिश की गई, तो उससे कुछ उसके निर्णय में बदलाव आएगा? नहीं, देखिए एक चीज है, हम लोगों को लगता है कि बीजेपी में इलेक्शन होता है, इलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन ही होता है। उसको तो सब जगह सिलेक्शन ही होता है, ये तो भ्रम है कि इलेक्शन होता है। इलेक्शन का जामा पहनाया जाता है उसको, क्योंकि एक इलेक्शन बीजेपी ने कराया था ना, विक्रम वर्मा और शिवराज सिंह चौहान के बीच, जो पार्टी में जो गुटबाजी हुई, उसका खामियाजा पार्टी ने लंबे समय भुगता। हाँ, तो आमतौर पे ये महसूस कराया जाता है लोगों को कि इलेक्शन हो रहा है, लेकिन होता सिलेक्शन ही है, और वो आखिर में जाके किसी तरह स्वीकार्य बना लिया जाता है। और जब एक मतलब बन ही जाता है, जैसे वीडी शर्मा साहब के भी साथ में हो गया, तो फिर सारी चीजें एक साथ फिर अपनी अपनी जगह पे बैठ जाती हैं जैसे चाहिए। तो निश्चित तौर पर इलेक्शन भले ही ना हो, लेकिन सिलेक्शन तो हो ही गया होगा। लेकिन समय की बाध्यता है नायडू जी, इसलिए माफी चाहता हूँ, आपको बीच में रोक रहा हूँ। चर्चा में शामिल होने की बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो निश्चित तौर पर प्रधान आ रहे हैं और कमान भी मिलने वाली है, क्योंकि कमान किसे दी जानी है ये लगभग तय हो चुका है, यानी कि सर्वसम्मति बनी है या एक तरफा निर्णय हुआ है, जो भी है। लेकिन इलेक्शन नहीं होने वाला है, सिलेक्शन हो चुका है, उसकी घोषणा होनी बाकी है। बस वो नाम कौन सा होगा, इसके लिए कल शाम तक का आपको इंतजार करना पड़ेगा। तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी, क्योंकि इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है, तो आपको 2 तारीख का इंतजार नहीं करना होगा। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।